आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत की सरकार पेश कर रही है और 8 घंटे की बहस चल रही है। और बहस के बाद उसमें जो सदन का निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। हम जन स्वराज की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है वो भारत के संविधान की आत्मा को दुखी करते हुए, भारत की संविधान की जो आत्मा में जो प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, इनका वायलेशन करके ये लाया गया है। मैं आपको पहले बता दूं ब्रीफ की वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैवीय संपदा, ईश्वर की संपदा। और ईश्वर की संपदा तो वही होती है जो हमारे पूर्वजों ने, बाप ने, दादा ने, या जिनको बाल बच्चा नहीं था और उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थे, उन्होंने उस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान कर दिया कि इससे गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, मस्जिद का रंग पुताई होगा, दरगाह का देख रेख होगा, करबला का होगा, ताजिया बनेगा, इमाम बाड़ा बनेगा, गांव में कुआं खुदाई का काम होगा, मुसाफिरों की सेवा होगी। इस तरह जन कल्याण के कामों के लिए वक्फ का प्रावधान किया गया था। वक्फ की चूंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी भारत में, इसलिए 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया ताकि इनका प्रबंधन हो सके। और आपको जान के ये भी बता दें कि इसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकार का कोई फंडिंग नहीं है। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो जिसको स्टेट कहा जाता है, प्रत्येक वक्फ प्रॉपर्टी का जो ये है उसको स्टेट कहा जाता है, ESTAT स्टेट, उसके द्वारा 6% राशि दी जाती है राज्य वक्फ बोर्ड को और 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसी राशि से इसका प्रबंधन होता है। तो हमारा जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि ये जो विधेयक लाया गया है ये वोट के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से लाया गया है, मतदाताओं के बीच में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इनका मकसद कोई विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। और ये हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी ने आज भी बयान दिया है और जिस दिन अगस्त में ये लोकसभा में लाया गया था उस समय भी हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य पूर्वजों ने जिन देश को अपने संघर्षों से, खून से इस देश को आजाद किया था, उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी धार्मिक आजादी है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी। तो हमारे नेता का यह कहना है कि जो आश्वासन हमारे पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के अनुसार भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका तो कोई योगदान नहीं है, सरकार का तो इस प्रॉपर्टी में कोई योगदान नहीं है, ये प्योर प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों के द्वारा दान की गई संपत्ति है। और इसमें आप लोग पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वहां जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है। जहां ताजिया लगाया था इमामबाड़ा की है, करबला की है, इस तरह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत कम है। पहुंचे मैं इसके लिए आप लोगों को करता हूँ। और आज जो जिस मकसद से आप लोगों को बुलाया गया है वो आप लोग समझ रहे हैं कि आज हमारे एक तबके के लिए काला दिन है और आज पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप याद कीजिए 2014 से जब से मोदी सरकार आए हैं वो सब दिन किसी न किसी विवाद में एक तबका को रखना चाहते हैं और रख कर ये अपना राजनीतिक उल्लू सेकना चाहते हैं और वो काम उन्होंने किया। आप याद कीजिए उन्होंने CA NRC लाया, 3 तलाक लाया, अब इन्होंने वक्फ को लाया है। ये बिल्कुल ही एक तरीके से एक तबके को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और ये दरकिनार करके ये चाहते हैं कि अपनी राजनीति करते रहें, जो बिल्कुल देश के भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे जन स्वराज की जो सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, शुरू से ही जब इस बिल को लाने की बात चल रही थी तभी से वो विरोध कर रहे थे कि साहब इस तरह का जो चीज है एक धार्मिक लोगों पे खासकर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आज भी जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है और इसके लिए हम लोग जितना भी
संभव हो सकता है हम लोग विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि साहब 18% इस देश में मुसलमानों की आबादी है। 2017 से एक भी कैबिनेट में मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? आप एक तरफ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आप सबका साथ सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन एक धारा को, एक पहिए को आप अलग करके राजनीति करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक बात, वक्फ का जो बिल आया है, मैं जानना चाहता हूं भाजपा सरकार से, भाजपा सरकार के जो समर्थित लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि साहब अभी वक्फ का तकरीबन 60,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। 100 साल 150 साल पहले वो जमीन को वक्फ किया गया, अल्लाह के नाम किया गया, और उसमें कहीं मस्जिद बनी है, कहीं कब्रिस्तान बनी है, कहीं कुछ भी बना हुआ है। क्या आपने उसको बाहर निकालने का काम किया? कल को आप ये कहेंगे कि साहब वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए आप कब्रिस्तान हटाइए, मस्जिद हटाइए, ये विवाद में आप विवाद करना चाहेंगे। एक बात। दूसरी बात है, क्या आप कहते हैं कि भाई 2 नॉन मुस्लिम भी उसमें रहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप, बहुत अच्छी बात है कि 2 नॉन मुस्लिम रहे। मेरा डिमांड है भाजपा के लोगों से और लोगों से कि साहब आप ठीक है, आए वक्त पे 2 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, जितनी जगह मंदिर है, उस ट्रस्ट में भी मुसलमान को रखा जाए, तभी तो भाईचारा बना रहेगा। आप वो काम कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगा। सिर्फ आप एक तरफ चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और दूसरे लोगों को उसे अलग थलग करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी इसका विरोध करती है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। अब मैं हमारे मित्र हैं, अब आपको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारे लीगल मामले को देखते हैं कुमार शांतनु जी पार्टी के। मैं कुमार शांतनु जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। बिल के अगेंस्ट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। इस बिल के साथ ही भाजपा और भाजपा के साथ जुड़े हुए पार्टियों की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसकी कलई खुल गई है। आपको मैं बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल डील्स विथ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। द मैटर्स ऑफ लैंड फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, और पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की जमीन के मैनेजमेंट के नाम पे एक इनडायरेक्ट ट्विकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रयास किया जा रहा है आज की सरकार के द्वारा। जो मैटर आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, आप उसमें पार्लियामेंट से एक डायरेक्ट लॉ बनाकर उसको अक्रॉस द नेशन आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब हम वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगा कि कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1997, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1987, इनमें एक्सक्लूसिवली हिंदू मेंबर्स ही होंगे, ये इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है। और इसके साथ ही सिख गुरुद्वारा एक्ट, इसमें ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी सिख ओनली। तो एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके उनके साथ आप उसको बदलना चाह रहे हैं, तो ये एक पैरिटी का कहीं पर कोई पैमाना नहीं है। तो भाजपा अभी फिर से बिहार में भी चुनावी दौर है और इनके पास अभी पूर्ण बहुमत ना होते हुए भी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसमें जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही जिम्मेदार नीतीश कुमार और वो सहयोगी पार्टियां हैं जिनके बूते पे आज ये बिल पास हो रहा है। अंत में मैं दोहराना चाहूंगा कि जनस्वराज पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन ये है सर कि लालू प्रसाद यादव का 2010 का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने मांग की थी कि जो वक्फ बोर्ड बिल जो अभी पास हो रहा है,
कोई कड़ा कानून, ठोस कानून पास हो, नहीं तो हड़प हड़प की जमीन उसमें अनियमितता वाले काम किए जाएंगे। तो कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव ने 15 साल पहले ये संसद में मांग की। लालू यादव ने 15 साल नहीं पहले 1989 10 मार्च 1990 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उसके पहले जब वो एमपी थे छपरा के, तो उन्होंने वक्त के खिलाफ भी, और छपरा में जो अप्रिय घटना घटी थी उस पर भी नंगे होकर के उन्माद फैलाने का कोशिश किया। तो ये तो उनका चरित्र है, उस पर हम क्या बोलेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नालंदा और पटना जिले में जो प्रॉपर्टी है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, उस पर सबसे ज्यादा किसी का कब्जा है, वो लालू यादव के लोगों का है। भाजपा बोले कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के हिस्सा बन चुके हैं, मतलब मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बन चुके हैं। राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। हाँ, माने तो ये इस देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समानता का अधिकार है। तो आप तो भाई ठीक, हमारे सरवर साहब ने अभी आपके सामने कहा कि देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें आपने एक सदस्य को भी 18% की आबादी का एक सदस्य आपने नहीं रखा है। और आप कौन तुष्टीकरण का काम कर रहा है बताइए? इंसाफ की बात करना तुष्टीकरण की बात है क्या? क्या तुष्टीकरण हो रहा है बताइए ना हमको, तो बताइए, उदाहरण दीजिए कि क्या तुष्टीकरण हो रहा है। ये जो बिल है, जो कानून लागू होने वाला है, उसमें ये कह रहे हैं कि काफी लचीलापन, कहीं इसमें कोई इफ और बट वाली स्थिति नहीं। किस बिंदु पर? आप हमसे बिंदु पर बात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इधर सुनिए, ये किसी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है जिसको सरकार तय करेगी। कानून बनाने की जरूरत क्या मुसलमान उनसे जाके मांगने क्या था? हमको कानून दीजिए। सबसे बड़ी बात है, हमारे पूर्वज की वो निजी संपत्ति दी है, कल दानिश खान भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं। तो मोदी जी इतने सुरखरू क्यों हो गए मुसलमानों के लिए, जो कानून ला उनसे मुसलमान मांगने गया था? ये तो एक बड़े समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब लोग समझता, आप भी समझते, हम भी समझते। हमारे आबादी के हिसाब से आप बात कर रहे वक्त की 10 लाख एकड़ जमीन है, तो हमारे आबादी के हिसाब से तो हमारे पास 40 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जबकि हमारी 14% आबादी, उसके हिसाब से पूरे देश में मुसलमानों के पास 2% जमीन है। तो तुम अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सारे मुसलमानों की उसकी आबादी के हिसाब से जमीन दे दीजिए। ये तो नकलीपन है, ये तो तमाम मीडिया वाले लोगों को भी भूलना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि अब तक जो मुसलमानों का वोट लिए हैं वो लोग भी मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कोई मुसलमानों का सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप उनके मस्जिद को, कब्रिस्तान को, उनके दरगाहों को अपने अंडर में लेके क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि मुसलमान का जो मामला है उसके अपने कब्रिस्तान और मस्जिद उसका निजी मामला है, कि जिस तरह से हिंदुओं को अपने मठ और मंदिरों से उसका निजी मामला है, मुसलमानों का चीज है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मुल्क को लेके जाना कहाँ चाहते हैं ये बताएं। लेकिन सर ये संविधानी ने तो राइट किया है, संविधानी तो कहता है कि हर लोगों को अपनी चीज और संपत्ति और अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारा की रक्षा सुरक्षा उसके पास होगी। संविधानी को कमिटमेंट किया था। गांधी, नेहरू और अंबेडकर और पटेल ने जो मुसलमानों के साथ कमिटमेंट किया था, जो आजादी के समय थे, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज यहाँ रुके थे, वो कमिटमेंट करने वाले व्यक्ति का कमिटमेंट होना चाहिए। उस कमिटमेंट में मोदी जी के लोग नहीं थे, आरएसएस और संघ और भाजपा के लोग नहीं थे जब मुसलमान इस मुल्क में रुके थे। जब संविधान बन गया तो इसको मानिएगा कि नहीं मानिएगा? संविधान सरदारी हम लोग मानते हैं। कानून आपको पावर मिला तब आप मिसयूज कर रहे हो संविधान। उस समय मान लीजिए संविधान बनाने में कुछ त्रुटियां हुई तो क्या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता? त्रुटियां तो बहुत सारी चीज में, तो आप कर लीजिए सब चीज में। 36,000 मुसलमानों में 9 लाख एकड़ जमीन हो गया सर, इस पर भी सवाल। 1953 में 36,000 एकड़ था, अभी 9.5 लाख एकड़ जमीन हो गया। नहीं आप और बढ़ेगा जैसे आबादी नहीं आप ये टेक्निकल बात है। तो पुराने कानून में है कि जहां पर आप पैर रख दीजिएगा, कहिएगा जब संपत्ति दानिश खान की है और दानिश खान ने दे दिया तो वही जमीन को आप कह सकते हैं, वो भी जमीन को कैसे कह दें? पुराने कानून में ये ऐसा कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो। हाँ बिल्कुल, जो हम लोग आप यहाँ पे नमाज पढ़ने लगिएगा तो यहाँ हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं। बात ऐसा है कि मस्जिद में सड़क पर नमाज पढ़ेगा,
आप जो नैरेटिव जो चला रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष रहना। सर हम पुराने और नए कानून पे चल रहे हैं। नए कानून जब पत्रकारिता का पालन करें। हम कह रहे हैं कि कहीं पे नमाज पढ़ लेने से थोड़ी होगा। पूरी दुनिया, पूरी जमीन जो है वो इंसान के लिए, कोई कहीं भी इबादत कर सकता है, लेकिन ये पार्टिकुलर मैं मस्जिद के लिए अगर दे दिया हूं तो उसमें तो इबादत मस्जिद की ही होगी। अगर मैंने मंदिर को डोनेट कर दिया मस्जिद में तो वो बात की इबादत है, या किसी हिंदू की जमीनों को मैंने मस्जिद बना दी है वो गलत है। लेकिन मेरी निजी भी कमाई हुई संपत्ति पे आप खुद बनवा दें, मंदिर बनवा दें, मस्जिद बनवा दें, और बनाए भी हैं। हम लोगों ने तो, हमारे पूर्वज ने तो मंदिरों के लिए दिए। इसी खाजपुरा में शिव मंदिर हम लोग की दी हुई है। आप मछली गली में चल जाइए, जो साईं मंदिर है वो हम लोग की दी हुई है। तो हम लोग तो दिए, सबको दिया, ऐसा थोड़ी नहीं। शोषित वंचित और पीड़ित जो मुसलमान है वो भी तो सपोर्ट करते हैं, उतर गए हैं। वो विरोध नहीं, वो सपोर्ट नहीं, ऐसा तो हर दल में लोग लाया जा सकता है। वो उनका कोई, इतने जो स्कॉलर लोग मुसलमान के हैं उनको मोदी जी से क्या पर्सनल प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी ने छेड़ रहे लोगों को, मुसलमानों को 14 वर्ष से सरकार चल रही है और चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उनके निजी जिंदगी में घुस के इंटरफेयर कीजिएगा, इसका ना प्रॉब्लम है। आप खुद संविधान के साथ खेल रहे हैं। आपको जनता ने जनमत क्या दिया, आप दूसरे पे थोड़ी चलाइएगा। क्या लगता नहीं है आपको कि निजी स्वार्थ के लोगों को ज्यादा बेनिफिट है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है? निजी, अच्छा मेरी संपत्ति तो मेरा निजी फायदा, आप क्या उससे करना चाहते हैं साहब? आप जो बोल रहे सदन में कि इसका एक भी लाभ नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, आगे कोई जनरेशन का लोग आएगा करेगा। बहुत सारे मठ की जमीन है, दुनिया जहां सब पड़ी थे, कहीं पे कुछ क्या हुआ। लेकिन बात है कि कोई ऐसा जनरेशन आएगा उस पर अच्छा भी करेगा। और हम लोग हमेशा सेकुलर है, ऐसा नहीं कि आज है, आगे भी रहेंगे और पहले भी थे।